ठीक है बेटा। तो बेसिक कैरेक्टर में मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेसिक कैरेक्टर के लिए एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से Kb वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी और Pkb वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी, तो बेस आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग बेस से मतलब है अमीन्स का हम स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर पढ़ रहे हैं, तो वो जितनी जल्दी नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसी भी एसिड के प्रोटोनेशन के लिए दे देगा, उतनी ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है, बेस वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। तो हम देख रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे एल्केन अमीन और अमोनिया का। हम इस बेस पे देख रहे थे कि एल्केन अमीन जो कि मैंने लिया है एक एलिफैटिक अमीन, इट इज द एलिफैटिक अमीन, और हम कहना चाह रहे हैं कि एल्केन अमीन वर्सेस अमोनिया में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है और क्यों है। इस तरीके का ही कोई क्वेश्चन के फॉर्म में ये आता है, क्योंकि ज्यादातर जो देखा गया है वो अमीन से जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का बार बार पूछा जाता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एल्केन अमीन यानी कि एलिफैटिक अमीन इज द मोर बेसिक स्ट्रेंथ रखती है कंपैरिजन टू अमोनिया। अब ऐसा क्यों है कि एल्केन अमीन स्ट्रॉन्गर बेस है अमोनिया से ज्यादा? उसको प्रूव करने के लिए पहले हम इनके एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखते हैं। मैंने एल्केन अमीन के लिए फॉर्मूला लिया है RnH2 और अमोनिया के लिए फॉर्मूला लिया है मैंने NH3। बोथ हैविंग, दोनों के N के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोन पेयर बोल रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है ना। और यहाँ पे हमने लोन पेयर दिखा दिए, और इसको जो हम लिख रहे हैं वो इस तरीके से लिख रहे हैं, और यहाँ पे हमने लोन पेयर दिखा दिए। अब हम देखेंगे कि जो R होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, उसकी नेचर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये N को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और N पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, और अवेलेबिलिटी जो है नाइट्रोजन की वो एसिड के H के साथ जुड़ने की बढ़ जाएगी। बहुत जल्दी से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ। जब नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? इट इज मोर बेसिक कंपैरिजन टू अमोनिया। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अमोनिया के केस में इस तरीके का कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी तो है लोन पेयर्स की, नेचुरल सी बात है कि ये भी जुड़ेगा, लेकिन हम दोनों के कंपैरिजन को देख रहे हैं कि कौन जल्दी जुड़ेगा। तो कहाँ कौन जल्दी जुड़ेगा? एल्केन अमीन जल्दी जुड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है पीछे से, एल्काइल ग्रुप का प्रेशर आ रहा है पीछे से कि जल्दी से जोड़ो इससे, जोड़ो इससे। इसलिए ये जो है इस केस में ये मोर बेसिक हो जाएगी, क्योंकि मोर बेसिक वही होता है जो अपनी अवेलेबिलिटी दिखाता है जुड़ने की शेयर्ड, नॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसे हम लोन पेयर कह रहे हैं। तो ठीक है ना, तो लोन पेयर जो जितनी जल्दी दूसरे किसी एटम से जुड़ जाएगा, अवेलेबिलिटी शो कर देगा जुड़ने की, वो उतना ही बेसिक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि गैसियस स्टेट में, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसियस स्टेट में 3 डिग्री, यानी कि अगर जितने ज्यादा R होंगे उतनी ही ज्यादा अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी नाइट्रोजन की दूसरे किसी एटम से जुड़ने की। तो इसलिए 3 डिग्री इज द मोर स्टेबल, फिर उसके बाद 2 डिग्री आता है, फिर उसके बाद 1 डिग्री आता है अमीन। यानी कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ही ज्यादा N की अवेलेबिलिटी किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ने की बढ़ जाएगी। तो 3 डिग्री की सबसे ज्यादा क्योंकि उसमें 3 R हैं, उससे कम 2 डिग्री की क्योंकि 2 R हैं, और सबसे कम जो यहाँ पर अवेलेबिलिटी रहेगी वो 1 R की रहेगी, है ना। समझ पा रहे हैं ना आप?
अगर मैं 3R दिखा देती हूँ तो इस नाइट्रोजन के पास तो बहुत प्रेशर हो गया भाई, तो जल्दी से H से जुड़ी जा, तो ये जितनी जल्दी जुड़ जाएगा उतनी इसकी बेसिसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो गैसियस स्टेट में हमारा ये एक फंडा काम करता है कि गैसियस स्टेट के अंदर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप जिसमें होंगे वो उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अमीन्स के अंदर खाली एक प्रॉपर्टी जो हमने ली अभी, इंडक्टिव फैक्ट, इट इज अ इंडक्टिव फैक्ट प्रॉपर्टी, हमने इसको समझा है इंडक्टिव फैक्ट प्रॉपर्टी के थ्रू। तो इंडक्टिव फैक्ट खाली एक इंडक्टिव फैक्ट ही काम नहीं करता, वो भी हमने इंडक्टिव फैक्ट भी लिया है प्लस आई वाला, क्योंकि डोनेशन है ना यहाँ पर, तो जहाँ पे CH3 होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो खाली इंडक्टिव फैक्ट से भी काम नहीं चलता। अब यहाँ पर अगर हम देखें एक्वस स्टेट की बात करें तो सॉल्युबिलिटी भी एक मेन फैक्टर होती है अमीन्स की बेसिसिटी को प्रूफ करने का। तो नंबर 2 जो हम लेके चलेंगे दैट इज द सॉल्वेशन इफेक्ट। अब सॉल्वेशन इफेक्ट क्या कहता है? सॉल्वेशन इफेक्ट ये कहता है, तो नंबर 2 इफेक्ट जो हम अब पढ़ रहे हैं दैट इज द सॉल्वेशन इफेक्ट। हमने इंडक्टिव फैक्ट को पढ़ लिया अच्छे से, अब हम सॉल्वेशन इफेक्ट पढ़ रहे हैं। इंडक्टिव फैक्ट के बेस पर हमें पता चल गया जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ भी होगी, ठीक है। अब सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है? सॉल्वेशन इफेक्ट का मतलब है अमीन या उसके किसी डेरिवेटिव को आप पानी में घोलिए, पानी में आप घोलेंगे तो बॉन्डिंग बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि अमोनिया के पास देखें या अमीन्स के पास देखें तो H अवेलेबल है वाटर के साथ बॉन्डिंग करने के लिए। कौन सी बॉन्डिंग होगी वाटर के साथ? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप देखेंगे वहां पर केस उल्टा हो जाता है। एक्वस स्टेट यानी कि सॉल्वेशन इफेक्ट जो होगा वो हमें उल्टा इफेक्ट दिखाएगा, वो कहेगा जिसके पास जितने ज्यादा H होंगे उसकी अवेलेबिलिटी उतनी ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ने की रहेगी। इट मीन्स प्राइमरी के पास तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि वहां पर RnH2 होता है, 2 H हैं जुड़ने के लिए। जब 2 H है जुड़ने के लिए तो ये सबसे ज्यादा बॉन्डिंग कर लेगा। दूसरी बात आपको पता है कि जितने ज्यादा आयन का साइज बड़ा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी भी उसकी घट जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं लेके चलो 3R 3 डिग्री, तो 3 डिग्री का मतलब क्या है? ज्यादा R ज्यादा बड़ा साइज तो उसका सॉल्वेशन इफेक्ट उतना ही कम। तो वहां पर 1 डिग्री जो होता है वो सबसे ज्यादा घुलता है, 2 डिग्री जो घुलता है वो उससे कम, और जो हमारा 3 डिग्री होता है वो सबसे कम पानी में डिसॉल्व हो पाता है। तो इट इज जस्ट अपोजिट द इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर योर स्टूडेंट। टेल मी। यस मैम। यस टेल मी, किसको प्रॉब्लम है बताइएगा बेटा। मैम इसे एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट करते हैं आकांक्षा। ये कह रहा है हम यहाँ पर अमीन्स के केस में एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है कि हम जो अमीन्स है हमारे उसकी बेसिसिटी को खाली इंडक्टिव फैक्ट के बेस पर प्रूफ नहीं कर सकते, हमें और 2-3 प्रॉपर्टी को देखना पड़ता है। तो हमने जो अमीन्स की बेसिक कैरेक्टर को शो किया है वो 3 प्रॉपर्टी के बेस पे किया है। 1 इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड इज सॉल्वेशन इफेक्ट एंड थर्ड इज स्टेरिक इफेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव फैक्ट में हमें गैसियस स्टेट में ये निकला, क्योंकि इंडक्टिव फैक्ट है तो कोई वाटर का तो काम नहीं है, तो हम उसे एक्वस स्टेट नहीं बोलेंगे, हम उसको केवल गैसियस स्टेट ही बोलेंगे, फ्रीली है एटम्स। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडक्टिव फैक्ट में कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे किसी भी अमीन्स के साथ उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो उस केस में हमें मिला 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री का मतलब है कि 3 एल्काइल ग्रुप वहां अटैच्ड है। तो 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होने की वजह से वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है और वो ही सबसे ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा। लेकिन खाली इससे तो काम नहीं चलता, क्योंकि अमीन्स तो वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं, अमीन्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो सॉल्वेशन इफेक्ट शो करते हैं। अब आपको पता है
कि जो हमारे लोअर अमीन्स होते हैं वो बहुत जल्दी वाटर के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और क्या करते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन उस केस में फिजिकल प्रॉपर्टी जब मैंने आपको बताई थी, तो उस केस में आपको अच्छे से पता होगा कि जिसके पास जितने ज्यादा एच होंगे जिस अमीन के पास, वो उतना ही ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा, क्योंकि वो उस अमीन के एच और वाटर के OH बॉन्डिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 1 डिग्री अमीन है उसके पास सबसे ज्यादा एच है। इसका मतलब साइज भी उसका छोटा है, क्योंकि एच ही है, आर तो नहीं है ना। तो सॉल्वेशन इफेक्ट के लिए आपको क्या करना है, साइज को भी छोटा रखना है, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतना ही पानी में वो देर से घुलेगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है। यहाँ पर हमारे 1 डिग्री जो होता है वो सॉल्वेशन इफेक्ट में एक्वस स्टेट में सबसे ज्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट शो करता है, और उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में 3 आर है तो साइज थोड़ा बड़ा हो गया। जब साइज बड़ा हो गया तो पानी में वो कम घुलेगा। तो सॉल्वेशन इफेक्ट जस्ट अपोज द इंडक्टिव। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? किसी को कोई क्वेरी है? थर्ड इफेक्ट बताना शुरू किया जाए, क्लियर है या नहीं है? आंसर मी, आंसर मी, एवरी स्टूडेंट क्लियर हो चुका है टॉपिक? यस मैम। यस मैम। ओके वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा वाला बेटा? मैम माइनस इफेक्ट कौन सा कंपाउंड शो? इंडक्टिव इफेक्ट को बेटा मैंने कर दिया यहाँ पर। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है जितने ज्यादा आर उतना ही ज्यादा इफेक्ट, और सॉल्वेशन इफेक्ट का मतलब है जितने ज्यादा एच उतना ही ज्यादा इफेक्ट। नेगेटिव आई, नेगेटिव आई यहाँ पर काम नहीं करेगा, अभी नेगेटिव आई एलिफेटिक में करेगा, एरोमेटिक में अभी नहीं लेके चलेंगे। एलिफेटिक का केस लेके चले है ना, ठीक है, वो एरोमेटिक में करेगा बेटा वहां पर। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट है हमारा थर्ड इफेक्ट है स्टेरिक इफेक्ट। थर्ड इफेक्ट हम कौन सा लेके चलेंगे, स्टेरिक इफेक्ट। अब आपको पता है स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, जितने ज्यादा आर जुड़े होते हैं उतना ही ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। जैसे आपको मैंने बहुत पहले बार भी एग्जांपल दिया है कि अगर किसी सड़क पर ज्यादा भीड़ है, जैसे पैंट लगती थी संडे में, तो क्या होता था, लोगों को निकलने में परेशानी होती थी, मीन्स वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा था, ठीक है ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल उतना ही एक्टिव कम हो जाएगा। तो थर्ड जो है हमारा दैट इज द स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। अभी हम बात के लिए केवल एलिफेटिक अमीन की कर रहे हैं, और थर्ड हम देख रहे हैं STERIC स्टेरिक हिंड्रेंस। वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा भीड़ भाड़। अब अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी की बात करें बेटा, तो हम देखते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बढ़ते हैं तो जो स्टेरिक इफेक्ट होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, वो भी बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर उस केस में 1 डिग्री जो होता है वो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अमीन्स की बेसिक कैरेक्टर को शो करने के लिए हमें 3 इफेक्ट को पढ़ना पड़ेगा जब हम किसी एलिफेटिक अमीन की बेसिसिटी को शो करेंगे, ठीक है ना। और उसके बेस पर आपको बुक में एक दिया हुआ भी है क्राइटेरिया। इंडक्टिव और स्टेरिक में डिफरेंस क्या है? स्टेरिक और किसमें, इंडक्टिव इफेक्ट में डिफरेंस। नेक्स्ट जो हम लेकर चलेंगे, अब हम लेके चलेंगे किसको, एराइल अमीन को। तो अब हम बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे एराइल अमीन का। एराइल अमीन का मतलब क्या है, एरोमेटिक अमीन्स का। अब हम एरोमेटिक अमीन्स का कंपैरिजन कर रहे हैं अमोनिया के साथ, और ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं विच वन विल बी द मोर बेसिक, है ना। एराइल अमीन मोर बेसिक होगा या अमोनिया मोर बेसिक होगा।
अब हम यहाँ पर एराइल अमीन की बात करें बेटा, तो यहाँ पर एराइल अमीन जो होगा हमारा वो एनिलीन ही तो होगा, एनिलीन ही तो होगा एराइल अमीन। एराइल अमीन का मतलब होता है कि कोई अमोनिया जो है वो एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एनिलीन बना दिया और वो एग्जाम्पल ले लिया हमने एराइल अमीन का। और आपको अच्छे से पता है कि अमोनिया तो हमारा वो है ही जो हमने पहले ही बनाया था, यहाँ तो कोई चेंज है ही नहीं। अब हम देख पाएंगे कि एराइल अमीन के अंदर रिंग में डीलोकलाइजेशन हो सकता है, बिकॉज ये जो लोन पेयर हैं ये किसी और को देने की बजाय नाइट्रोजन जो इससे कनेक्टेड रिंग है वही ले लेगी। ये ले लिया इसने, ले सकती है ना, क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। जब इसने किसी दूसरे एटम को तो दिया ही नहीं, अपने अंदर ही यूज कर लिया, तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है नाइट्रोजन के लोन पेयर की वो दूसरे एटम को देने पर ज्यादा होती बेसिक, लेकिन इसने तो खुद ही यूज कर लिया, तो खुद ही यूज कर लिया फिर लेस बेसिक हो गया। अब आप क्या लिखेंगे उसमें, आप लिखेंगे एनिलीन इज लेस बेसिक कंपैरिजन टू अमोनिया बिकॉज जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पर वो डायरेक्टली रिंग उनको ले लेती है, जिसकी वजह से वो अदर किसी एटम से कनेक्ट नहीं हो पाता। और एराइल्स अमीन आर लेस बेसिक ड्यू टू देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और इस चीज को प्रूफ के साथ क्लियर कर देंगे कि ये लेस बेसिक क्यों है। इसने लिया तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो इस बॉन्ड को हटना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड हट जाएगा तो यहाँ पर बॉन्डिंग रह जाएगी और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब हम डीलोकलाइजेशन दिखा देंगे, डीलोकलाइजेशन दिखाएंगे तो इट मीन्स ये आपके लिए अच्छे से आप समझ जाएंगे, ये चार्ज यहाँ जाएगा और जो बॉन्डिंग है वो जस्ट बैक चली जाएगी। तो आपका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये बनेगी नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि बेंजीन के अंदर ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है, और ये हमारा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, दैट विल बी द, ये हमारा बॉन्डिंग पीछे हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, और ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारी क्या बन जाएगी, आपको अच्छे से ही पता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ द माइनस चार्ज, एंड इसको आप डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है। तो इस तरीके से 5 टोटल ओवरऑल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल इन एनिलीन, सो वी कैन से दैट इज लेस बेसिक कंपैरिजन टू अमोनिया। ठीक है बेटे, तो ये हमारा आज टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाता है। कल हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बताइए आपको ये क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ है, बेसिक कैरेक्टर आज क्लियर, बताइए बेटा। यस मैम। क्लियर हो गया सबको, किसी की कोई क्वेरी हो तो